टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के लिए प्लेटफॉर्म पे आप जो वीडियो देख रहे हैं ग्रामर पोर्शंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा टू दी पॉइंट आपको बताया जाएगा। अगर अभी तक आपकी जीरो प्रिपरेशंस ग्रामर पोर्शन की होगी तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। बस वीडियो को कंटिन्यू पेशेंस के साथ देखिएगा, जो कि आपको टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। बाकी चैनल पे अगर वीडियो जितनी पड़ी अगर आप उसको नहीं देखें तो ज़रूर देख लें और चैनल को सपोर्ट कर अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात होगी जो है इसमें हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन से एरर क्या आती है, प्रोनाउन को कैसे समझेंगे, इसी तौर पे पूरा डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन का डेफिनेशन सभी को पता होगा कि जिनका प्रयोग किसी ऐसे शब्द का प्रयोग जो नाउन के लिए किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि अ प्रोनाउन, जो कि आपको पता होगा फिर भी एक बार देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब हम प्रोनाउन के बारे में जो है, जब कोई नाउन के पहले जो प्रयुक्त होता है तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। और आम तौर पे जो है हम जानते हैं कि नाउन का जो रिपीटेशंस होता है ना, रिपीटेशंस को रोकने के लिए ही हम जो है प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जनरली ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। किसी भी वाक्य में क्या होता है कि एक ही नाउन को बार बार यदि प्रयोग किया जाता है तो वाक्य कहा जाए तो एक प्रकार से अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो है नाउन के बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग जो है करते हैं। नाउन की अगर काइंड्स की बात करें तो नाउन के जो है काइंड्स आप सभी को पता होगा कि नाउन के प्रकार के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन तक, यानी कि 9 प्रकार के प्रोनाउंस जो है, 11 प्रकार के प्रोनाउंस आप पढ़े होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ होता है उसमें आपको जो है देखा जाए तो 8 से 9 प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले जान लीजिए कि पहला जो होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है, तो उस प्रोनाउन को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या कहेगा, यानी कि ये व्यक्तिवाचक जो होता है या पुरुषवाचक सर्वनाम हम इसे कह सकते हैं, जिसमें जो होता है किसका प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग कर दें, मी का प्रयोग कर दें, और इसमें अगर हम ही का प्रयोग कर दें, सी का प्रयोग कर दें, इट का प्रयोग कर दें, यू का प्रयोग कर दें, वी का प्रयोग कर दें, तो ये आपका जो होता है ना, यहाँ पे दे भी होगा, देम भी होगा। ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। अगर वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा जो आपको देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि संबंध जो होता है जिसमें राइट आपका हो, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन का। तो इसके अंतर्गत जो आपको ध्यान देना, जैसे किसी भी वस्तु के संदर्भ में आप कहेंगे ये मेरी वस्तु है तो माई का प्रयोग, माइन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम कहते हैं कि योर, योर्स, इसका प्रयोग करते हैं। आवर, आवर्स का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो है। हिच का प्रयोग करते हैं, हर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आप समझ होंगे। तीसरे नंबर पे जो आता है उस प्रोनाउन का नाम हम कहते हैं क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं वो संकेतवाचक होता है। अब संकेतवाचक के अंतर्गत जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि दिस, दैट, दोज, इन शब्द को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक के तौर पे प्रयोग करते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दें, वन का, वंस का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा जो है सच है, इसका भी प्रयोग करते हैं। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अगला है 4 नंबर पे जो आएगा वो आपका प्रोनाउन जो हो जाता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जिसका निश्चय न हो। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे हम किसी नंबर को लेके कर देंगे ऑल, एवरीथिंग, उसके बाद नोबडी, समवन, ये सब जो होते हैं वो इंडेफिनिट के अंतर्गत होते हैं प्रोनाउन। और एक 5वां प्रोनाउन जो आता है उसको हम कहते हैं जो है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव जो वाला जो प्रोनाउन होता है वो, रिफ्लेक्सिव का मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब ये होता है कि निजवाचक, जैसे माई सेल्फ, ठीक, योर सेल्फ, ये निजवाचक हो जाता है। अब इसी में एक जो आता है वो आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये नाम से ही आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होगा, जहाँ पे संबंध की बात होगी और उसके लिए हम जो है हु, विच, दैट, हुज, इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और उसी के अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें तो रेसिप्रोकल के अंतर्गत जो है हम देखते हैं कि जो परस्पर वाचक सर्वनाम होता है रेसिप्रोकल कहते हैं। तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं कि जो है जैसे ईच अदर
और उसके बाद जो है वन अनदर, इस प्रकार से जो आता है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक जो होता है यहाँ पे आप इम्फेटिक जानते होंगे, दबाव सूचक जो होता है उसका प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का, जिसमें योरसेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो है हम अगला जो देखेंगे वो होगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन वाचक जो होगा वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो एक आता है जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव करके आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत जो होता है वो विभाग सूचक होता है, जिसमें हम कहते हैं जैसे ईच अदर एक प्रयोग होता है, ईच अदर नाइदर, तो इसका प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत जो सरप्राइज होता है, आश्चर्य की बात होती है, जिसे विस्मयादिबोधक कहते हैं, तो वो हो जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी के बारे में भी आप जान लेंगे एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। तो इस प्रकार से जो है प्रोनाउन के बारे में जो है आपको ये जानकारी हो गई, लेकिन इससे जानने से काम नहीं चलेगा, बेसिक तौर पे इतनी जानकारी आपको होगी। अब हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे कि जो है प्रोनाउन की जो डिफरेंट प्रकार की केसेस जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो चलिए एक बार हम केसेस पे नज़र डाल लेते हैं। तो केसेस के अंतर्गत जैसे हम कहते हैं कि नॉमिनेटिव अगर है, ये मान लीजिए नॉमिनेटिव है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो नॉमिनेटिव के अंतर्गत यदि आई आया है तो यहाँ पे मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर यहाँ पे पॉसेसिव की बात होगी और उसके बाद यहाँ पे ये एडजेक्टिव रहेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और पॉसेसिव जो है प्रोनाउंस होंगे, तो हम क्या करेंगे, तो आई की जगह मी का प्रयोग करते हैं। यही यहाँ पे जाके जो है एडजेक्टिव में माई हो जाएगा और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इट को लेते हैं ना, तो इट का यहाँ पे इट होगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन यहाँ पे इसका हो जाएगा इट्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम एक सेंटेंस वी लेते हैं, इसका अस हो जाता है और इसका आवर हो जाता है और इसका आवर्स हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो अब पर्सनल प्रोनाउन जो हमने पहला पढ़ा था कि काइंड्स में जो पढ़ रहे थे, तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में सामान्य तौर पे हम क्या देखते हैं कि जो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट के रूप में होता है, जब तक ऑब्जेक्टिव का जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है वो प्रयोग किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोलता है, स्पीकर जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। जैसे सिंगुलर में कहते हैं आई, तो प्लूरल में कहते हैं वी। तो यहाँ पे जो होता है, जैसे ये एक सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे समझिएगा ये जो है सब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव केस जो है और एक जो है यहाँ पे आपका वर्ब दिया जाएगा, ये आपका वर्ब हो गया, और उसके बाद जो है ये होगा ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस को हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो वर्ब होगा ना, ये सबसे पहले ये आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो बस इतना ही आपको समझना है, एक उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कह रहे हैं कि आई टीच मोहन, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत जो आप देखेंगे तो वर्ब यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे वर्ब था, ये वर्ब है। अब यहाँ पे इसका ये सब्जेक्टिव केस हो गया और ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो ये सेंटेंस राइट हो गया। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को कह दें कि मी टीच मोहन, तो ये सेंटेंस देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मी को जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आएगा ना, तो लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा पहला वाला। इसी प्रकार से जो है एक कंडीशन और होल्ड होती है, उस कंडीशन के अंतर्गत जैसे लेट होता है ना, एक कंडीशन होल्ड होती है, लेट होता है, और लेट और प्रीपोजिशन अगर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेट और अगर प्रीपोजिशंस के बाद जो है क्या आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेंटेंस में है तो उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें, जैसे कह रहे हैं कि लेट वी गो होम, यह एक सेंटेंस दिया गया है, आपको कहा गया है कि लेट और प्रीपोजिशंस के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है लेट तो दिया गया है, ये क्लियर हो गया, लेकिन क्या इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे जो वी दिया गया है, ये वी वाला जो पार्ट है यहाँ पे गलत है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेट अस गो होम। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अस अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ये फिर राइट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक सेंटेंस और लेते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि बिटवीन
यू एंड ही, यू आर रियूज, ये सेंटेंस दिया गया है। अब यहाँ पे बिटवीन क्या है, तो बिटवीन आपको पता होगा कि बिटवीन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो जब ये प्रीपोजिशंस का काम कर रहा है तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन के कंडीशन में बताया कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ही जो है ना ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेंटेंस में यहाँ पे अगर हिम लगा दें और सेंटेंस को एज इट इज इसको रख दें, यानी कि बिटवीन यू एंड हिम यू आर, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ से समझ गए होंगे, आपको ये ध्यान देना कि लेट और प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक अगली कंडीशंस क्या होल्ड होती है, क्योंकि ये आपको एरर फाइंड करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम तीसरा देखते हैं। तीसरे के अंतर्गत क्या होता है, आपने जिरंड पढ़ा होगा। तो जिरंड के अंतर्गत क्या होता है, जैसे मेन वर्ब होती है प्लस आईएनजी की फॉर्म होती है, इसके बाद जो होता है याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग जो है किया जाएगा। उदाहरण से समझिए, जैसे एक उदाहरण है कि टॉकिंग, एक सेंटेंस दिया गया है, टॉकिंग ही वाज नॉट प्लीजेंट। तो अब इस सेंटेंस में आप ये समझ गए होंगे कि सेंटेंस गलत है कि सही है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जिरंड जो है यहाँ पे जो टॉकिंग दिया गया है तो ये आपका जिरंड हो गया। अब इसके अंतर्गत तो हमने जान गया कि जो है मेन वर्ब में आईएनजी लग गया, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ नहीं, तो जस्ट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ही लगा दिया गया है। अगर यहाँ पे ही रहेगा तो ये फिर गलत हो जाएगा, लेकिन जब हम यहीं पर हिम कर देंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको समझ गए होंगे। एक फोर्थ कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन ये है कि यदि इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव के अंतर्गत क्या होता है, टू का प्रयोग करते हैं ना, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले और बाद में जो है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि अगर टू प्लस V1 दिया गया है तो इसके पहले में और बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। अब इसको समझ में ऐसे तो आएगा नहीं, तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के अंतर्गत एक सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हियर दिया गया, तो टू कम क्या हो गया, यहाँ पे इन्फिनेटिव हो गया। जैसे टू प्लस V1 दिया गया है तो टू और V1 यहाँ पे हो गया, तो ये इन्फिनेटिव वाला पार्ट हो गया। लेकिन आपको इन्फिनेटिव में क्या कहा गया, तो पहले और बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो अब इसके टू के पहले क्या ऑब्जेक्टिव केस आया है, सी, तो ये तो सी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पे हर होगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गया। अब टू कम, अब यहाँ पे जो हियर दिया गया है यहाँ पे हियर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस लास्ट में तो है, तो यहाँ पे हियर हो जाएगा, तब ये सेंटेंस राइट होगा। यानी कि सी की जगह हम वहाँ पे हर का प्रयोग करेंगे। तो इन्फिनेटिव अगर टू प्लस V1 दिया गया है, यानी कि ये जैसे इन्फिनेटिव है, तो इसके पहले और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अब चलिए कंडीशन और देखते हैं। अगली कंडीशन के अंतर्गत अगर बात करें, जैसे एज होता है किसी सेंटेंस में और देन होता है, तो एज और देन के बाद जो होता है कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग, नॉमिनेटिव केस अगर नहीं है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नॉमिनेटिव केस का जो है हम प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे, उदाहरण से समझिए। जैसे एक उदाहरण है कि राम इज एज फैट एज मी, यह एक सेंटेंस दिया गया। अब कह रहा है कि एज देन, तो आपका ध्यान तुरंत ये जाना चाहिए कि एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस आना चाहिए। तो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत यहाँ पे जो दिया गया है एज, वहाँ पे तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे एज के बाद मी दे दिया गया तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत जैसे आपको ध्यान देना है, अगर इसकी जगह पे जो है आई हो जाए तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। इससे आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ याद रखिए, अगर मान लीजिए सेंटेंस में ना, सेंटेंस में एक कंडीशन और होती है, अगर जो है यहाँ पे अगर कहीं पे तुलना दी जाए, तो तुलना के संदर्भ में क्या ध्यान देना आपको, दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर तुलना की जाती है, तो जैसे एज और देन का ऊपर डिस्कस किए ना, तो एज और देन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है, आपको भी उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे है, आई लव यू एज मच एज ही, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे यू का प्रयोग किया गया है और यू के बाद यहाँ पे देखिए ही का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो गया है। आपको कह रहा है कि एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए, तो एज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव केस अगर इसी की जगह हम हिम लगा देंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको गलती से बच सकते हैं। एक कंडीशंस और देखते हैं, और वो कंडीशंस है कि जो अगर मान लीजिए पोसेसिव केस है,
पोसेसिव के बारे में आपको बताया गया था ना कि अधिकारवाचक सर्वनाम जो होता है, तो अगर पोसेसिव केस है तो उसमें क्या माइन आवर्स का ध्यान देना है, जैसा कि ऊपर बताया गया। पोसेसिव के आंसर क्या होता है, एक एडजेक्टिव पार्ट होता है इसका और एक क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे अगर माई दिया गया है तो ये हो जाएगा माइन, इसको याद रखिएगा। अगर हर दिया गया है तो ये हो जाएगा हर्ष, देयर दिया गया है तो ये हो जाएगा देयर्स। इतना तो आपको याद रखना। यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो होगा इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। ये जो है ना, ये एडजेक्टिव जो दिया गया है ना, इसके बाद जस्ट हम क्या प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पोसेसिव प्रोनाउन दिया गया है, तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी, यानी कि इसके जस्ट बाद में कभी भी नाउन का प्रयोग न करिएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि हमेशा पोसेसिव जो एडजेक्टिव होगा और पोसेसिव जो प्रोनाउन को उसके अंदर बस यही मिस्टेक आप कर देंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, जबकि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन का प्रयोग सही होता है। तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। चलिए और कंडीशन सोल्व देखते हैं। एक नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, वी प्लस ING वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर इसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, नाउन की तरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पहले क्या होगा, इसके पहले क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे आ जाएगा क्या, पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसा कि ऊपर अभी डिस्कस किया गया है। यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके पहले वी प्लस ING के पहले जो है, हमेशा याद रखिएगा स्ट्रक्चर अगर इसको बनाएं तो यहाँ पे समझ लीजिए पोसेसिव जो है, पोसेसिव का जो है अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ये वाला पार्ट जो है ऐसे हो जाएगा वी प्लस ING, यही सही होगा। अगर यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव जब प्रोनाउन रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एक और वो अगला है कि अगर मान लीजिए वन आप दिया गया है, वन आपके बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। इसको याद रखिएगा, वन आपके पास सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन। तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, हिज हर जो होता है तो सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, वन आप के बाद ये भूल जाइएगा जो देयर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसको माइंड में रखिएगा। उदाहरण से अगर बात करें तो एक उदाहरण लेते हैं, पहले समझ जाएंगे। वहाँ पे उदाहरण है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ पास्ड देयर एग्जामिनेशन। इसको समझिएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस ये दिया गया है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो है यहाँ पे हैज जो दिया गया है सिंगुलर वर्ब है। अब सिंगुलर वर्ब वन आप के बाद की बात हो रही, तो वन आप तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि वन आपके पास सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, देयर का प्रयोग नहीं था। यहाँ पे ये देयर दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस तुरंत गलत हो जाएगा। अब इसको हम सही करने के लिए क्या लिखेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ पास्ड हिज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हिज का प्रयोग किया गया, जैसे सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन वन आपके बाद जो इसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हिज राइट हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो अगर इतना डिटेल्स में हुआ थोड़ा वीडियो लंबी होगी, पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे आर्डर प्रोनाउन के बारे में। आर्डर प्रोनाउंस के लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे जान लीजिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स के आर्डर को आपको पता होगा, इसको हम क्या करते हैं 2+3+1 के फॉर्म में जो है लिखते हैं। और यहाँ पे जो है पर्सन के साथ जो है फर्स्ट पर्सन अगर हो तो किसी प्रकार के राइट वेट की जो बात होती है, इसकी डिस्कस जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद यूजेस कुछ और होंगे, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट तौर पे यूजेस बताया जाएगा कि हम कहाँ पे जो है इट का प्रयोग करेंगे और इट का प्रयोग की कौन कौन सी केसेस आपको ध्यान देनी जरूरी है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन से जो क्वेश्चन बनते हैं उसका डिस्कस कर लेंगे और कुछ नज़र डालेंगे अन्य जो काइंड्स हैं प्रोनाउन के, उस पर भी। तो वेट करिए, वो भी वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को एंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप देख रहे थे TGT इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल।